नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है, उन बुक्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो स्पेशल गाइड तैयार की गई है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें आपको सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान कंप्लीट आपको मैटर मिलेगा। साथ ही सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए आपको प्रश्न भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें, अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक अनुसार दिया गया है। हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ इसमें मूल विधि के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपके लिए उपलब्ध करवा रखी कंप्लीट, यानी कि जो आपका बेसिक मैटर होता है उसको भी दे रखा है। साथ में इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली है और कठिन प्रश्नों का आपके लिए इसमें हल भी उपलब्ध करवा रखा है। इसके साथ आपको इसमें क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप हर एक क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा में जो अभ्यास पेपर सेट है ये, इसमें आपको 50 अभ्यास पेपर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें हम तो ये 50 पेपर है जो पिछली 10 वर्षों की जो परीक्षाएं हुई हैं आपकी आर्मी की जीडी की, उन परीक्षाओं के आधार पर ही ये अभ्यास पेपर सेट तैयार किए गए हैं। कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल देखने को मिलेगा। स्पष्ट व सरल भाषा उपलब्ध करवा रखी है और 100% सॉल्यूशन के साथ इसमें आपको मैटर मिलने वाला है। इसके अंदर भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और जितने 50 के 50 पेपर्स का आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। साथ ही अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की बात करें तो ये आर्मी के साथ क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेडमेंट्स भर्ती परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित होने वाली है। ये सभी बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टॉपिक जो आज है हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल की। हम बेसिक देखेंगे, सबसे पहले बेसिक से हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल की बात करें दोस्तों, हम समय काल क्या है, इसका समय काल बताइए। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो समय काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसके अलावा बात करें हम इसकी तो जो C14 रेडियो कार्बन पद्धति होती है, C14 रेडियो कार्बन पद्धति, इससे समय निकाला जाता है। C14 रेडियो कार्बन पद्धति, इसके अनुसार इसका जो समय माना गया है वो 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। समझ गए? अगर नॉर्मल पूछा जाए तो इसका जो समय काल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके जो ये सभ्यता है ये मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन के समान विकसित एवं प्राचीन थी। इस सभ्यता में सबसे पहले जो ज्ञात स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है,
सबसे पहला ज्ञात स्थल कौन सा था? हड़प्पा। और इसी हड़प्पा के आधार पर ही इसका जो नामांकन था वो हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कर दिया गया। हड़प्पा कालीन सभ्यता, ठीक है। सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा और इसी के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कर दिया गया। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता नाम किसने दिया? इसका नामांकन किसने किया? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसका नामांकन किसने किया है? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल, ठीक है, समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका जो समय काल है वो 2550 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। परंतु अगर हम बात करें C14 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो समय काल माना जाता है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। क्लियर है। इस जो सभ्यता है सबसे पहले जो ज्ञात स्थल था इसका वो हड़प्पा था और हड़प्पा के आधार पर ही इसका नामांकन हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। इसका जो नामांकन किया गया था उसका नामांकन जो किया गया था वो सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी और इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, समझ गए यहां तक? क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके विस्तार की कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है। यहीं से ही आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन कहां से कहां तक ये फैली हुई थी। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, ये कौन सा है? ईस्ट, ये है वेस्ट, ये पड़ता है नॉर्थ और ये है साउथ। चार दिशाएं हमने बांट दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट की, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसका जो नॉर्थ से ईस्ट से बात करें हम, ईस्ट से और वेस्ट तक कितना किलोमीटर दूरी में फैली हुई थी? 1600 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। क्लियर है। अब बात करें हम सबसे पूर्व बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पूर्व बिंदु कौन सा है? यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पड़ता है? ये यूपी में। क्लियर है। इसके अलावा बात करें हम इसकी नदी की तो ये किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसके पश्चिमतम बिंदु की यानी कि वेस्ट साइड के बिंदु। तो कौन सा पड़ता है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहां पड़ता है? ये बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। और नदी की बात करें हम इसकी तो कौन सी नदी है? दास्क नदी। समझ गए। पूर्व में है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु खोजा गया था? तो कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में है। नदी की बात करें हम तो कौन सी नदी है? हिंडन नदी। क्लियर है। पश्चिमतम बिंदु की बात करें हम तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और नदी की बात करें हम तो कौन सी नदी है? दास्क नदी है। क्लियर है। अब बात करेंगे हम उत्तरतम बिंदु की तो कौन सा होगा? मांडा। कहां पर पड़ता है? अपने J&K में, ठीक है। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी आएगी?
बताइए, चिनाब नदी। और अब बात करते हैं हम दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र। और नदी की बात करें हम तो नदी कौन सी है? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी। क्लियर है? तो ये इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हम बात करें, उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर में फैली हुई है? 1400 किलोमीटर में। पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर में फैली हुई है? 1600 किलोमीटर में। अब बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? खोजा गया सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो कौन सा आएगा? मांडा। कहां पड़ता है ये? जे&के में पड़ता है। और नदी की बात करें हम तो किस नदी पे किनारे है ये? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणतम बिंदु की बात करें हम तो ये दैमाबाद पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ठीक है, अहमदनगर जिला पड़ता है वहां पर, दैमाबाद उसमें पड़ता है ये। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी आएगी? प्रवरा नदी। अब बात करें पूर्वी की तो ये कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी आएगी? हिंडन नदी। और बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की तो सुतकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और बात करें नदी की हम तो कौन सी नदी आती है? दास्क नदी। क्लियर है? आगे बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, किस नदी पर है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उत्खननकर्ता कौन है, किस वर्ष में उसको खोजा गया था, सारी डिटेल हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है, फिर अपने इंडिया के देखेंगे। तो पाकिस्तान की सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हड़प्पा की बात करें तो ये कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। मोंटगोमरी, मोंटगोमरी। और वर्तमान की बात करें तो साहिवाल पड़ता है, वर्तमान साहिवाल। ठीक है, साहिवाल पड़ता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, इसकी स्थिति है। अब हम बात करें इसके नदी की बात करते हैं हम, तो ये किस नदी पर है? हड़प्पा जो ये स्थल है ये किस नदी पर है? रावी नदी पर। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम इसके उत्खननकर्ता की, उत्खननकर्ता तो कौन है? हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब की गई थी? 1921 में। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में वर्तमान की बात करें तो साहिवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, और उस समय मोंटगोमरी था, वहाँ पर इसकी स्थिति है। और नदी की बात करें हम तो कौन सी नदी है? रावी नदी की परिस्थिति है। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक क्या है? है से हड़प्पा, रा हरा, हरा है से हरा, ऐसे हड़प्पा और रा से रावी नदी यानी कि हरा। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता की बात करें हम तो दयाराम साहनी है, जो कि 1921 में इसको खोजा गया था। अब देखेंगे हम यहां से क्या क्या साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, तो साक्ष्य की बात करें, क्या क्या साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए श्रमिक आवास।
श्रमिक आवास। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में श्रमिक आवास कहां से मिले। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जिसमें हड़प्पा भी होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हड़प्पा। इसके अलावा बात की जाए अन्नागार, अन्नागार मतलब अपने जो फसलें होती थी किसानों की, अनाज का भंडार करने के लिए अन्नागार था। ठीक है, लकड़ी की ताबूत, ठीक है, लकड़ी की ताबूत। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है R37, क्या, कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता में के किस स्थल से मिला है, तो हड़प्पा से। क्लियर है। इसके अलावा पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक मूर्ति मिली है, पारदर्शी कपड़े पहने एक मूर्ति। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा लकड़ी की ताबूत कहां से मिली है, अन्नागार कहां से मिला है, श्रमिक आवास कहां से मिला है, इसके अलावा R37 कब्रिस्तान कहां मिला है, पारदर्शी कपड़े पहने एक मूर्ति कहां से मिली है, कांस्य दर्पण कहां मिला है, पत्थर के नृत्य नटराज कहां से मिले हैं, पत्थर के अपने पत्थर के नृत्य नटराज। ठीक है, पत्थर के नृत्य नटराज। इसके अलावा बात करें कांस्य दर्पण भी मिला है, कांस्य दर्पण। क्लियर है। तो हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा से ही इसके नाम से सिंधु घाटी में जो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। और हड़प्पा से ही अपने हड़प्पाकालीन सभ्यता भी नाम पड़ गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी पर पड़ता है, मोंटगोमरी पड़ता था पहले। और वर्तमान की स्थिति की बात करें हम तो साहिवाल पड़ता है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। इसको जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है, जिसकी खोज कब की थी, 1921 में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, इसके अलावा लकड़ी की ताबूत मिली है, R37 कब्रिस्तान मिला है, पारदर्शी कपड़े पहने एक मूर्ति मिली है, कांस्य दर्पण मिला है, पत्थर के नृत्य नटराज मिले हैं। और इसकी नदी की बात की जाए तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मोहनजोदाड़ो के। मोहनजोदाड़ो, ये सब पाकिस्तान के पढ़ रहे हैं पहले, है ना, भारत के बाद में पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। तो सबसे पहले कि इसकी स्थिति जानते हैं, कहां पर पड़ता है, लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान। लरकाना सिंध प्रांत है पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदाड़ो लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो की बात करी जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्लियर है। और यह सबसे प्रसिद्ध सिंधु स्थल है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा चीजें मिली हैं। अब इसकी हम बात करें उत्खननकर्ता की, उत्खननकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी, R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कब की थी, 1922 में। ठीक है, 1922 में। अब हम जानेंगे यहां से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए साक्ष्यों में, पुरोहित आवास।
क्या मिला है? पुरोहित आवास। विशाल अन्नागार मिला है, बड़ा अनाज का भंडारण ज्यादा होता था। ठीक है, विशाल अन्नागार। इसके अलावा विशाल स्नानगृह, स्विमिंग पूल। ठीक है, पुरोहित आवास, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानगृह। घर में एक कुआं भी मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, घर में कुआं। इसके अलावा बात करें हम तो एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। क्या मिली है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति। सबसे चौड़ी जो सड़कें थी वो कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। तो सबसे चौड़ी सड़कें ठीक है। इसके अलावा बात करें हम, इनके अलावा जो साक्ष्य मिले हैं, 3 मुख वाले जो देवता थे, जो पशुपतिनाथ जी, उनकी मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ जी, पशुपति नाथ जी की मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा बात करें हम, सभा भवन मिला है, कॉलेज भवन मिला है। ठीक है, सभा भवन, कॉलेज भवन भी मिला है। और बात करें हम, एक श्रृंगी पशु मुद्रा भी मिली है। पशु मुद्रा भी मिली है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की बात करें हम, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है उसकी जो स्थिति है वो लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और नदी की बात करें हम तो सिंधु नदी पर है ना। मोहनजोदाड़ो, मोसी, मो से मोहनजोदाड़ो और सी से सिंधु नदी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और जो यह स्थल है यह सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसका उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, जो कि 1922 में इसको खोजा था। साक्ष्य की बात करें हम तो साक्ष्य इसमें क्या क्या मिले हैं? पुरोहित आवास मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, इसके अलावा विशाल स्नानगृह मिला है, घर में एक कुआं भी मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, सबसे चौड़ी सड़कें भी यहीं से मिली है। इसके अलावा हम बात करें, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ जी की भी मूर्ति मिली है, सभा भवन मिला है, कॉलेज भवन मिला है, एक श्रृंगी पशु मुद्रा भी हमको यहीं से ही मिली है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कहां है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसके अलावा नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, इसके साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जानते हैं। चन्हूदड़ो से क्या क्या साक्ष्य हमको मिले हैं। सबसे पहले बात की जाए, यह एकमात्र स्थल जहां नगर जो दुर्ग है वो बिल्कुल नहीं है। तो नगर दुर्ग, नगर नहीं मिले हैं। एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर नगर दुर्ग नहीं मिले हैं। मनके की गुड़िया, और क्या मिला है? मनके की गुड़िया। इसके अलावा बात करें हम, शीशा मिला है, मनके की गुड़िया मिला है, शीशा मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है, मनके बनाने का कारखाना
इसके अलावा लिपस्टिक मिली है यहीं से ही, काजल मिली है, ठीक है। इसके अलावा कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। बिल्ली के पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ों से। क्लियर है? चनूदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसके यहाँ के से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? एकमात्र स्थल है जहाँ पर नगर जो दुर्ग है वो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा मनके की गुड़िया मिली है, शीशा मिला है, लिपस्टिक मिली है, काजल मिला है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान भी हमको चनूदड़ों से ही मिले हैं। क्लियर है? इसके अलावा बात करें हम कोट दीजी। कोट दीजी है, ये कहां पर पड़ता है? ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान। इनकी स्थिति पूछी जाएगी आपसे ना, ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कोट दीजी कहां है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम सुतकांगे डोर। कहाँ है ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान। और ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है। नदी कौन सी आएगी? मैंने बताया था आपको, दास्क नदी। क्लियर? तो ये थे पाकिस्तान में मिलने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अब बात करेंगे हम भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भारत के, देखेंगे अभी कालीबंगा। कालीबंगा स्थिति की बात करें तो कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ गंगानगर का भी, गंगानगर में थोड़ा सा एरिया पड़ता है इसका। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान में पड़ती है इसकी स्थिति। नदी की बात करें हम, कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, फिर चूड़ियाँ। यहां से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो देखते हैं। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी कि हल से जुते हुए खेत है। हल से जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान में। इसके अलावा हवन कुंड भूकंप के साक्ष्य, ये भी काफी बार पूछा गया है। भूकंप के साक्ष्य, हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ठीक है, अलंकृत ईंट, लकड़ी की नाली, अलंकृत ईंट,
डिजाइन किया ना। लकड़ी की नाली, अलंकृत ईंट, इसके अलावा चूड़ियाँ या एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य। इसके अलावा बात की जाए, चूड़ियाँ भी मिली है यहाँ से, और एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से ही मिले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल। इसकी स्थिति की बात करें तो अहमदाबाद, गुजरात। अभी भारत के पढ़ रहे हैं हम, है ना। ठीक है। अब देखेंगे यहां से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लोथल से। क्या मिला है? गोदीबाड़ा प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गोदीबाड़ा, यहीं से व्यापार होता था। गोदीबाड़ा व्यापारिक केंद्र था, ये व्यापारिक केंद्र। बंदरगाह मिला है। इसके अलावा बात करें हम, चावल की भूसी मिली है। इसके अलावा बात की जाए, अग्नि वेदिका मिली है। हाथी दांत का पैमाना, दिशा मापक यंत्र। क्या है? हाथी दांत का पैमाना, दिशा मापक यंत्र। ठीक है, दिशा मापक यंत्र। इसके अलावा बात किया घोड़े की मृण मूर्ति। घोड़े की मृण मूर्ति भी मिली है, यही सही, यहां लिख देता हूं। इसके अलावा बात करें हम, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे और जलपोत। ये सभी साक्ष्य हमको लोथल से मिले हैं। कहां पर है ये? अहमदाबाद, गुजरात। और नदी कौन सी पड़ती है? नदी भोगवा। किस नदी के किनारे है? भोगवा। ठीक है, तो लोथल अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। नदी की बात करें हम तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? गोदीबाड़ा जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा बंदरगाह मिला है, चावल की भूसी मिली है, अग्नि वेदिका मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, दिशा मापक यंत्र भी मिला है, जलपोत मिला है, दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। इस प्रकार के भी यहाँ से साक्ष्य हमको मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट देखेंगे धोलावीरा। तो धोलावीरा की बात करें हम तो धोलावीरा जो है, इसकी स्थिति की बात करें हम धोलावीरा की स्थिति की बात करें तो कहाँ पड़ता है ये? कच्छ, गुजरात। कहाँ पर पड़ता है? कच्छ, गुजरात में। और ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। कौन सा? धोलावीरा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? धोलावीरा। नदी की बात करें तो धोलावीरा किस नदी पर है?
लूनी नदी पर। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें साक्ष्य की, तो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल था ये हड़प्पाकालीन सभ्यता का। तो 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल है, 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल कौन सा है? धोलावीरा। और इसके अलावा स्टेडियम के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। तो यहाँ के लोग गेम वगैरह खेलते थे, इसलिए स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। जल संचय प्रणाली, जल का निकासी का मार्ग भी मिला है। जल संचय मतलब जल को स्टोर करना, उसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा धोलावीरा जो है इसको 2021 में, कब? 2021 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल। ठीक है। तो धोलावीरा की बात करें हम, तो धोलावीरा की जो वर्तमान स्थिति है वो कच्छ गुजरात में है, और ये वर्तमान भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। कौन सा? धोलावीरा। नदी की बात करें हम, तो किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं यहाँ से? 3 भागों में विभाजित एकमात्र स्थल है, जो कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का एकमात्र स्थल माना जाता है धोलावीरा, जो कि 3 भागों में विभाजित था। इसके अलावा जो स्टेडियम के प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। साथ ही जल संचय प्रणाली भी कहाँ से मिली है? धोलावीरा से मिली है। और 2021 में धोलावीरा सभ्यता को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे सुरकोटड़ा। कहाँ पड़ता है? ये भी कच्छ गुजरात में। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में, अरब सागर में पड़ता है, तो नदी नहीं है कोई, है ना। इससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो देखते हैं। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात, क्या साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। इसके अलावा बात करें तराजू का पलड़ा, कलश स्वादान, तराजू का पलड़ा कहाँ से मिला है? ये सब कहाँ से मिले हैं? ये सुरकोटड़ा से मिला है। ठीक है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, कलश स्वादान, तराजू का पलड़ा। यही बात करेंगे हम पीली बंगा की। ये छोटे छोटे हैं, इनको देख लेते हैं। कहाँ है ये? हनुमानगढ़, राजस्थान। पीली बंगा का अर्थ क्या होता है? पीले रंग की चूड़ी। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? घग्गर। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम रंगपुर की, तो रंगपुर कहां पड़ता है? अहमदाबाद, काठियावाड़, गुजरात।
और इसके नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, रंगपुर की नदी कौन सी है, मादर। यहां की बात करें तो यहां से साक्ष्य के रूप में क्या मिला है, चावल का भूसा मिला है। तो साक्ष्य देख लेते हैं। चावल का भूसा कहां से मिला है, रंगपुर से। ठीक है, आगे देखेंगे हम बनावली। इसकी स्थिति क्या है, फतेहाबाद हरियाणा। कहां पड़ता है ये, फतेहाबाद हरियाणा। हरियाणा किस नदी के किनारे, तो नदी की भी देख लेते हैं हम। कौन सी नदी है, रंगोई नदी। क्लियर है। क्या साक्ष्य मिले हैं, बनावली से क्या साक्ष्य मिले हैं, फतेहाबाद में है हरियाणा में। क्या साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिले हैं, जले हुए जौ के दाने मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, मिट्टी का हल, जले हुए जौ के दाने। कहां से मिले हैं, बनावली से। इसके अलावा बात करें टेराकोटा पशु मूर्ति, टेराकोटा पशु मूर्ति। इसके अलावा बात करें हम खुदी हुई सैलखड़ी की मोहरें मिली है, खुदी हुई सैलखड़ी की मोहरें कहां से मिली है, बनावली, जो कि फतेहाबाद में है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें और देखेंगे कौन कौन से बच गए। राखीगढ़ी कहां पड़ता है, ये भी हरियाणा में है। कहां पर, हिसार। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में है या कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा रोपड़ की बात करें हम, ये जो राखीगढ़ी है ये घग्गर नदी है ना, यहाँ पर नदी कौन सी है, घग्गर नदी पर। राखीगढ़ी के अलावा बात करें रोपड़ की, तो ये कहां पड़ता है, रोपड़ कहां पड़ता है, रूपनगर पंजाब। कहां पड़ता है, रूपनगर पंजाब। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, सतलज। ठीक है, कौन सी नदी, सतलज नदी। और यहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाना के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा सैलखड़ी की मोहरें भी मिले हैं ना, तो साक्ष्य क्या मिले हैं, सैलखड़ी की मोहरें और कुत्ते के साथ मानव को दफनाना, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य भी हमको कहां से मिले हैं, रोपड़, जो कि रूपनगर पंजाब में पड़ता है। इसके अलावा बात करें हम आलमगीरपुर, तो कहां पड़ता है ये, मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नदी कौन सी है, मैंने पहले बताया था आपको इसका, तो कौन सी है, हिंडन नदी।
क्लियर। तो ये प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, कृषि व्यापार, किस प्रकार का उनका रहन सहन था, किस प्रकार का समाधान होता था वहाँ पर, कंप्लीट देखते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे हम सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों का कैसा था। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले बात की जाए, जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक, यानी कि माताओं की चलती थी। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त परिवार था। कैसा था? संयुक्त परिवार। मातृसत्तात्मक था। सामूहिक परिवार व्यवस्था थी, मतलब लोग इकट्ठा रहते थे। खाने पीने की बात की जाए तो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे, दोनों तरीके के थे, शाकाहारी एंड मांसाहारी। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम तो जो कपड़े पहनते थे वो सूती भी पहनते थे और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। सूती एंड ऊनी वस्त्र दोनों ही धारण करते थे। ठीक है। इसके अलावा बात करें, लोग वहाँ के जुआ खेलते थे, नृत्य करते थे, संगीत करते थे, शिकार करते थे। लिख देता हूँ मैं आपको, जुआ खेलते थे, संगीत भी करते थे, नृत्य भी है, शिकार भी करते थे। ये सब क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दैनिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात की जाए, वहाँ के धार्मिक जीवन कैसा था? तो धार्मिक जीवन की बात करें हम तो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मरण मूर्तियों से मातृ देवी की पूजा तथा कोबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है। तो कोबड़ वाले सांड की पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। क्लियर है। इसके अलावा आर्थिक जीवन की बात करें हम, आर्थिक जीवन कैसा था? लोग क्या करते थे? तो मुख्य व्यवसाय जो उनका था वो क्या था? कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम, जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? गेहूं और जौ। मुख्य फसल क्या था? गेहूं एंड जौ, मुख्य फसल। इसके अलावा तो कपास भी, चावल भी, सरसों भी, ये भी करते थे, है ना। इसके अलावा क्या थे? कपास की खेती भी करते थे, चावल भी करते थे, ठीक है, सरसों भी करते थे। लेकिन जो मुख्य फसल मानी जाती है वो गेहूं और जौ थी। क्लियर है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे तथा लोहे का ज्ञान भी उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर है। आगे देखेंगे व्यापार। व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें हम तो इनका जो व्यापार था वो राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार के अतिरिक्त ये मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन, मध्य एशिया देश में मुख्यतः ये व्यापार करते थे। जो विदेश में जो ये व्यापार करते थे वो जल मार्ग से करते थे और ये लोग जो थे ये माप तोल से परिचित थे, यानी कि वहाँ पर तोलने मापने की मशीनें या किसी प्रकार की ये उपकरण बना रखे होंगे जिससे ये मतलब माप तोल से परिचित थे। इसके अलावा बात करें हम लेखन कला व लिपि की। लेखन कला एंड लिपि, यहां से भी क्वेश्चन बनता है।
भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। भाव चित्रात्मक लिपि कह दो, या फिर इसको गोमूत्री लिपि भी कह सकते हैं हम। गोमूत्री लिपि। इसके अलावा हम इसको बुस्टोफेदन, है ना, बुस्टोफेदन लिपि भी कह सकते हैं। जो लिपि थी ये लेखन और कला की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, गोमूत्री कह सकते हैं हम, या फिर बुस्टोफेदन भी कह सकते हैं। ये जो लिपि थी, जो लोग लिखते थे वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे, यानी कि इधर से इधर लिखते थे। और जब ज़्यादा उनको लिखना होता था तो पहले क्या करते थे? पहले दाईं ओर से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाईं ओर। समझ रहे हो? पहले तो दाईं ओर से बाईं ओर ही लिखते थे। जब ज़्यादा लिखना होता था उनको तो पहले दाईं ओर से बाईं ओर, उसके बाद फिर बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। क्लियर है? अब बात करते हैं हम मृतक संस्कार की। देखो 3 प्रकार से ये लोगों का मतलब संस्कार करते थे। एक तो आप पूर्ण समाधि, दूसरा था आंशिक समाधि, आंशिक समाधान, और तीसरा था दाह कर्म। ठीक है, 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार करते थे। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म। पूर्ण समाधि क्या होती थी? शव को दफनाया जाता था। तो पूर्ण समाधि में शव को दफनाया जाता था। आंशिक समाधि जो थी उसमें पहले शव को जंगल में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जानवर जो खा लेते थे उसके बाद जो बचता था उसको क्या करते थे? ये दफनाते थे। यानी कि पहले तो जानवरों के लिए छोड़ते थे और उसके बाद में ये बचे हुए को दफनाते थे। पहले जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते थे, उसके बाद जो उनकी हड्डियां वगैरह कुछ बचता था तो उसको ये दफना देते। उसको बोलते थे आंशिक समाधान या आंशिक समाधि। ठीक है। दाह कर्म की बात करें तो जो अभी होता है, शव को जलाया जाता था। शव को जलाना। समझे? 3 प्रकार से मृत का संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधि यानी कि शव को दफनाया जाता था। आंशिक समाधि पहले जानवरों के लिए छोड़ देता था, उसके बाद जब जानवर खा लेते थे तो जो बॉडी का पार्ट बचता था उसको दफनाया जाता था। और जो दाह कर्म था जो अब चल रहा है, यानी कि शव को जलाया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट पढ़ा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आर्मी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला सवाल देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में महान स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में महान स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में महान स्नानागार की खोज कहाँ की गई थी? कहाँ हुई? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में महान स्नानागार यानी कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताइए, पढ़ाया मैंने आपको। कहाँ से? लोथल। ठीक है। दूसरा देखेंगे, हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग
किस देवता की पूजा करते थे? बताइए, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? क्या होगा? पशुपतिनाथ। ठीक है, किसकी? पशुपतिनाथ जी की। इसके अलावा बात करें, हड़प्पा के अधिकांश मोहरें किससे बनी है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई है? जो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, किससे बनी हुई है? शैल खनिज से। ठीक है, आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है, पैमाने की खोज कहां पर हुई थी? पैमाने के साक्ष्य कह सकते हैं हम, के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पाकालीन सभ्यता के ना, कहां से मिले हैं? पैमाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? लोथल से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो कौन सी थी बताइए? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक कह दो, या फिर बुस्टोफेदन लिपि। बुस्टोफेदन लिपि, तीन बताया था मैंने आपको। एक कौन सी बच गई? गोमूत्री लिपि। कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं। जब ज़्यादा लिखना होता था तो पहले दाएं से बाएं लिखते थे, उसके बाद में फिर बाएं से दाएं, यानी कि पहले ऐसे स्टार्ट करते थे, और जब ज़्यादा वाक्य हो जाते थे फिर वापिस ऐसे चलते थे, फिर ऐसे चलते थे, फिर ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो पहले दाएं से ये बाएं लिखते थे। नेक्स्ट देखेंगे, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? ये प्रमुख बंदरगाह का एक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है, वह किस राज्य में स्थित है? बताइए। गुजरात। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा नगरों के किस भाग को गढ़ के रूप में जाना जाता था? हड़प्पा नगरों के किस भाग को गढ़ के रूप में जाना जाता था? हड़प्पा नगरों के किस भाग को गढ़ के रूप में जाना जाता था? बताइए। पश्चिमी भाग को। कौन सा?
पश्चिमी भाग। ठीक है, ये गुजरात है, ये पश्चिमी भाग होगा ना। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो स्थल है सूतकांगेडोर, वो कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा? सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ है? बताया था मैंने यार, बलूचिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लूनी नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लूनी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लूनी नदी के किनारे स्थित था? लूनी नदी के किनारे स्थित था या बसा हुआ था। ठीक है, तो कौन सा था? धोलावीरा। और देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? किसने दिया? सर जॉन मार्शल। क्लियर? तो दोस्तों, इस प्रकार के हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता को थ्योरी का पार्ट देखा है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। और क्लास की शुरुआत में मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया था। ये सभी बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।